गुड मॉर्निंग। प्लेटो के संबंध में हमने प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक से जुड़े हुए दार्शनिक शासक सिद्धांत, शिक्षा सिद्धांत, उस प्लेटो के न्याय सिद्धांत पर चर्चा पहले ही कर चुके हैं। आज हम प्लेटो के साम्यवादी सिद्धांत को समझने का प्रयास करेंगे। प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत प्लेटो के आदर्श राज्य रूपी जो भवन का निर्माण करना था, उसका एक आधार स्तंभ था। प्लेटो के आदर्श राज्य रूपी शीर्ष के आधार में न्याय सिद्धांत को स्थापित किया गया है। वहीं उसके पिलर के रूप में, यानी कि स्तंभ के रूप में, शिक्षा और साम्यवाद को स्थापित किया गया है। अब ये साम्यवादी सिद्धांत था क्या प्लेटो का, इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। प्लेटो न्याय की स्थापना के लिए शिक्षा के साथ साथ साम्यवाद को भी महत्वपूर्ण मानता है। प्लेटो का कहना है कि शिक्षा ने जो सद्गुण तैयार किए, कि जिस शिक्षा व्यवस्था के आधार पे प्लेटो ने एक बौद्धिक आधार तैयार किया है, जो सद्गुण तैयार किए गए हैं, इसके वो व्यवहारिक जीवन में जाने के बाद, जीवन की प्रैक्टिकलिटी में जाने के बाद में ऐसा देखा जाता है कि उसमें बहुत कुछ क्षीण हो जाते हैं, नष्ट होते चले जाते हैं। लेकिन चूंकि प्लेटो को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, अर्थात आदर्श राज्य की प्राप्ति के लिए वो बहुत ही दृढ़ संकल्पित थे, तो इसलिए उन्होंने व्यवहारिक जीवन में आने वाले इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए जिस रास्ते को अपनाया है, उस रास्ते को उन्होंने साम्यवाद का नाम दिया है। इसलिए प्लेटो का मानना है कि व्यवहारिक जीवन में आने के बाद जो सद्गुण शिक्षा द्वारा तैयार किए गए थे, उनमें कहीं ना कहीं विपदगमन की स्थिति आ जाती है। उस विपदगमन की स्थिति को रोकने के लिए एक ऐसे वातावरण का तैयार होना जरूरी है जो इन सद्गुणों को विपदगमन, क्षीण, नष्ट या कमजोर होने से रोक सके। प्लेटो साम्यवाद को केवल अभिभावक वर्ग का मतलब दार्शनिक शासक वर्ग और सैनिक वर्ग, दोनों वर्गों को अभिभावक वर्ग के नाम से प्लेटो पुकारते हैं। प्लेटो का जो साम्यवाद है वो केवल उसके अभिभावक वर्ग के लिए है। और इस दृष्टिकोण से जो साम्यवाद का सिद्धांत उन्होंने जो प्रतिपादित किया गया है, उसको दो प्रकार से रूपों की उन्होंने चर्चा की है। पहला रूप है संपत्ति विषयक साम्यवाद। प्लेटो ने जो पहला जो साम्यवाद का जो प्रकार बताया है वह है संपत्ति विषयक साम्यवाद है, और दूसरा प्लेटो ने जो साम्यवाद का रूप बताया है वह है, उसका जो उन्होंने नाम दिया गया है वो परिवार विषयक साम्यवाद का नाम उसको दिया है। प्लेटो ने अपने साम्यवादी सिद्धांत को दो विषयों पर आधारित किया गया है। नंबर 1 संपत्ति विषयक साम्यवाद और नंबर 2 परिवार विषयक साम्यवाद। अब देखते हैं प्लेटो के संपत्ति विषयक साम्यवाद को। प्लेटो संपत्ति विषयक साम्यवाद की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि अभिभावक वर्ग को सामान्य भोजनालय में भोजन करना चाहिए, सरकारी आवास स्थानों में निवास करना चाहिए एवं उन्हें सोने चांदी को छूने तक परहेज करना चाहिए। अर्थात ये संपत्ति के संबंध में विषयक साम्यवाद में कहता है कि जो अभिभावक वर्ग है उसे किसी भी प्रकार की आर्थिक लोलुपता से रोकने के लिए प्लेटो कहते हैं कि उनका स्वयं का न तो कोई भोजन रसोई होगी, न उनका स्वयं का कोई निवास होगा, और न उनके लिए पास में कोई सोने चांदी जैसी बुलियन से कीमती धातुओं का कोई भंडारण होगा। तो ऐसा नहीं होगा तो प्लेटो का ऐसा मानना है कि वह व्यक्ति आर्थिक लोलुप नहीं होगा, और आर्थिक लोलुप नहीं होगा तो वह अपने पथ से भ्रष्ट नहीं होगा, बल्कि अपने कर्तव्य पथ पे वो है अग्रसर होता चला जाएगा। प्लेटो संपत्ति विषयक साम्यवाद के निम्नलिखित लाभ बताते हैं। नंबर 1 कर्म चिंतन की एकता बनी रहेगी, कि अपना पूरा का पूरा जो फोकस रखेगा, संपत्ति अगर संबंधी साम्यवाद हो जाएगी
तो अभिभावक वर्ग अब पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन है वो अपनी ड्यूटीज पे रखेगा। जो दायित्व समाज में, जो दायित्व आदर्श राज्य में प्लेटो ने उसके लिए निर्धारित किए गए हैं। नंबर 2, राज्य में असमानता उत्पन्न नहीं होगी। जो इनइक्वलिटीज़ की जो भावना जो पहले भी चल रही आ रही थी, आज भी इनइक्वलिटीज़ जो रिजर्वेशन का आधार बना हुआ है, तो वो इनइक्वलिटीज़ की जो भावना है वो सदा के लिए ख़त्म हो जाएगी। नंबर 3, क्लास स्ट्रगल उत्पन्न नहीं होगा, वर्गों का संघर्ष नहीं उत्पन्न होगा, क्योंकि जब वर्ग होगे ही नहीं, संपत्ति के संबंध में कोई लालसा रहेगी ही नहीं, संपत्ति का एक्युमुलेशन होगा ही नहीं, तो वर्ग नहीं उत्पन्न होंगे। और चूंकि वर्ग उत्पन्न नहीं होंगे, एक कृत्रिम वर्ग उत्पन्न नहीं होंगे, तो उसमें संघर्ष उत्पन्न होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ऐसे में राज्य को एकता बनी रहेगी। चौथी बात, व्यक्ति की तुलना में राज्य अधिक महत्वपूर्ण होता चला जाएगा। यहाँ ये बात ध्यान देने योग्य है कि प्लेटो कह रहे हैं कि व्यक्ति की तुलना में राज्य ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, अर्थात व्यक्तिवादी भावनाओं के स्थान पर समुदायवादी भावनाओं का ज़्यादा प्रचार प्रसार होगा। नंबर 5, अभिभावक वर्ग समाज में आदर्श राज्य के रूप में कार्य करेंगे। इससे समाज के अंदर त्याग और बलिदान की भावना में अभिवृद्धि होगी। तो ये उसके प्लेटो संपत्तिक विषयक साम्यवाद के लाभ बताते हैं। तत्कालीन यूनान में सत्य के संबंध में 2 कथन थे। ये एक ध्यान देने वाली बात है कि प्लेटो के समय यूनान में सत्य के संबंध में 2 कथन महत्वपूर्ण थे। हेराक्लिट्स का ये कथन था, यह विश्व निरंतर परिवर्तनशील है, और पैरामीडिस का कथन ये था, सत्य सदैव स्थायी और अपरिवर्तनशील होते हैं। अब देखिए 2 अलग अलग बातें इसमें नजर आती है। हेराक्लिट्स बोलते हैं कि यह विश्व निरंतर परिवर्तनशील है, जबकि पैरामीडिस कहते हैं कि सत्य सदैव स्थायी और अपरिवर्तनशील होता है। और इसी के आधार पर प्लेटो का एक स्टेटमेंट जारी होता है कि राज्य है वो व्यक्ति का वृहद रूप है। हमने प्लेटो के साम्यवाद के जो पहला रूप था संपत्ति विषयक साम्यवाद, उस पर चर्चा की। अब हम प्लेटो के साम्यवाद के संबंध में जो दूसरा जो रूप है, उन्होंने प्रकार जो बताया है, वह स्त्री संबंधी साम्यवाद या परिवार संबंधी साम्यवाद, उस पर डिस्कस करेंगे। प्लेटो अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति विषयक साम्यवाद के साथ साथ परिवार विषयक साम्यवाद की भी चर्चा करते हैं। परिवार विषयक साम्यवाद की व्याख्या करते हुए प्लेटो कहते हैं कि अभिभावक वर्ग स्थायी वैवाहिक संबंध नहीं बनाएंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो किसी भी प्रकार का वैवाहिक संबंध नहीं होगा, बल्कि वो अस्थायी वैवाहिक संबंध में बंध सकते हैं। ये भी कंडीशन प्लेटो ने लगाई है कि जो संपत्ति विषयक जो साम्यवाद है, उसके जो आगे की जो स्टेज है वह परिवार विषयक साम्यवाद, तो वह चूँकि विवाह परिवार व्यवस्था का एक आधार है, उसी के आधार पर परिवार व्यवस्था संचालित होती है। और चूँकि प्लेटो शासक वर्ग के अभिभावक वर्ग के मार्ग में इसे एक बाधा के रूप में मानते हैं, तो वह कहते हैं कि इस अभिभावक वर्ग को स्थायी वैवाहिक संबंध स्थापित करने की अनुमति नहीं होगी। हाँ, वो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अस्थायी वैवाहिक संबंध बना सकते हैं, परंतु उनसे जो संतान उत्पन्न होगी उसके माता पिता की पहचान नहीं की जा सकेगी। ना ही तो माता पिता अपनी संतान को पहचान पाएंगे और न ही संतान अपने माता पिता को पहचान पाएंगे। ये एक अजीब सी साम्यवाद विषय जो संकल्पना है वो प्लेटो ने प्रतिपादित की है। संतानें सबकी सामूहिक होंगी, अभिभावक वर्ग सामूहिक माता पिता के रूप में काम करेंगे। यहाँ पे सारी की सारी एक कलेक्टिव फॉर्म प्लेटो ने क्रिएट कर दी है कि संतानें होंगी, वो सबकी समान होंगी, वो सबकी सामूहिक होंगी। किसी को नहीं पता होगा कि उसके माता पिता कौन हैं, और संतान को भी ये नहीं पता होगा कि उसके माता पिता कौन हैं। तो ये एक प्लेटो द्वारा प्रतिपादित परिवार विषयक से साम्यवादी अवधारणा का प्रारूप ये था। प्लेटो ने इस परिवार विषयक साम्यवाद के निम्नलिखित लाभ बताए। अब लाभ कौन कौन से हैं इसको हम देखते हैं। एक लाभ तो इसमें ये रहेगा कि इसे अभिभावक वर्ग को जो गृह कार्य है उससे छूट मिल जाएगी, उसे पर्याप्त समय मिल जाएगा।
अपने सामाजिक और राजनीतिक, सामाजिक और सार्वजनिक दायित्वों को निर्वाह करने का। दूसरा लाभ इसमें ये होगा, कर्म और चिंतन की एकता इसमें बनी रहेगी। तीसरी बात इसमें यह है, अक्सर ये देखने भी आया है कि परिवार संबंधी संघर्ष रहते हैं राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंदर, साम्राज्य हो चाहे वो राजतांत्रिक व्यवस्था हो चाहे लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अक्सर व्यवहार में देखी जाती है। तो वहाँ पे अपने वर्चस्व को लेकर एक संघर्ष रहता है, तो उसे एक परिवार संघर्ष की स्थिति बन जाती है। तो उसके